दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सेट नंबर दूसरा करेंगे। सेट नंबर दूसरा का 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का सेट नंबर दूसरा जो बिहार एसएससी सीजीएल चौथा के लिए आया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर 10% है। तो 10% का आपको पता होगा कि रेशियो क्या होता है, 10 से 11। ठीक है, ये 1 साल का हुआ। अगर हम दूसरा करते हैं तो 100 से 121 हो जाता है। और ये कह रहा है कि 2 वर्ष में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो हमें 2 वर्ष की निकालनी पड़ेगी। और कह रहा है इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,33,100 है। तो 2 वर्ष पहले निकालना थी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1,13,331.00। इसको अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसे भी हम 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलेंगे। तो ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग क्या है, हमें इसे ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हैच का मतलब इतना है। अगर हम किसी से 1 से मिलाएं, तो अगर जे को क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, अगर हैच को हमने जे जी एम रखा, तो जे जी एम में ओ एल आर हुआ। जे से ओ कितना बढ़ा, तो जे से ओ बढ़ गया हमारा 5। जी से एल हो गया 5। एम से अगर आर देखें तो +5 हो गया। उसी प्रकार अगर आप पी से यू देखेंगे तो +5 करना होगा। पी से यू 5 होगा और एम से आर 5 होगा और एस से एक्स 5 होगा। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखेंगे हम लोग। एक प्रयोग में यह देखा गया कि धातु ए पानी से 11 गुना भारी है और धातु बी पानी से 9 गुना भारी है। अगर हम और ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि यह इस प्रकार प्राप्त राशि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी होगा। तो आप अगर देखेंगे, इसे हम एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे। ए कह रहा है 19 गुना, 19 गुना यहाँ लिखा। बी कह रहा है 9 गुना और इसका एवरेज मिक्सर जो कह रहा है 15। तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं, जो बड़ी रहती है संख्या, इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो 19 और 15 का डिफरेंस कितना है, 19 से अगर 15 को माइनस किया तो बचा 4 और 9 से 15 से 9 को अगर घटाएंगे तो बचेगा आपका 6। इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो आएगा 3:2। यही सवाल का आंसर है। अब
द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन आया है, इसका मूल निकालें। तो है, अगर आप इसे देखें, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। जैसा कि आपको पता होगा, अगर मूल निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप अगर देखेंगे, इस 2a से ही आप डिसाइड कर सकते हैं पहली बात कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसमें अगर देखेंगे, a में हमारा 9 है, a की वैल्यू अगर 9 दे रखी है, और अगर हम देखें तो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में, तो a से उसका दोगुना होता है। a से दोगुना यहाँ नहीं है, a से दोगुना यहाँ नहीं है, यहाँ a से दोगुना यहाँ नहीं है, a से दोगुना सिर्फ एक ही जगह है, और ऑप्शन है सी, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारें को पेंट कर सकता है। ऐसी 45 कर्मचारी कितने दिनों में ऐसे 60 दीवारों को पेंट करेंगे? तो आपको पता होगा, इसके लिए फार्मूला होता है M1 मतलब जितने पर्सन हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, गुना कितने दिन काम कर रहे हैं M1 D1 बटे जितना काम कर रहे हैं यानी W1 बराबर होता है M2 इंटू D2 बटे W2। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, तो पहला बात कह रहा है 36 लोग हैं, ठीक है। तो 36 गुना 48 बटे 25 दीवार पेंट कर रहे हैं बराबर 45 कर्मचारी हैं, और ये कितने दिन निकालना है, एक्स बना देते हैं इसे, और ये कह रहा है कि 60 दीवारें पेंट करनी है। अगर आप इसे 15 से कटाएंगे, 15 तिये 45, 15 चौका 60, अगर 3 से इसे कटाएं, ये आपका 16 बार में कट जाएगा, और आप इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 चौका 64 गुना 36 बटे 25, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 92.16, यानी डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, डैश भारत के 4 बड़े शहरों, मेट्रो शहरों को, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। आप अगर इसे मैप के थ्रू समझें, मान लिया जाए ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ अगर दिल्ली है, ये कोलकाता हुआ, ये मुंबई हुआ, ये चेन्नई हुआ, इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम दिया जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। ये दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये मुंबई हो गया। इसी तरह से अगर देखें तो इसकी ये पूरे जितने स्वर्णिम चतुर्भुज का जो दूरी लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। कितना है? 5846 किलोमीटर, ठीक है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है
जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NHDP द्वारा बनाया गया उत्तर दक्षिण का गलियारा जो है, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, अभी अभी के समय में देखा जाए तो NH327B है, जो कि पश्चिम बंगाल के पानी टंकी से नेपाल के काकरभिट्टा के समीप तक जोड़ता है, जिसकी लंबाई मात्र 1.2 किलोमीटर है। इसका मतलब मात्र 1200 मीटर की दूरी है। जब ये नहीं बना था तो इससे पहले सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH46A, जिसकी लंबाई मात्र 5.9 किलोमीटर था। ठीक है। जम्मू एवं श्रीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, जो कहता है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम क्षोभ मंडल को देखेंगे तो ये कह रहा है यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है, इसकी लंबाई औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत नहीं है। ठीक है। अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें तो कहता है ये इक्वेटर पे, यानी सबसे ऊंचा जो मतलब 18 किलोमीटर है। वहीं अगर देखें पोल पर तो इसकी 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 13 आता है। यही इस सवाल का आंसर है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दक्कन का पठार जो है पश्चिमी घाट पर पश्चिम में स्थित है। अगर आप देखेंगे, मान लिया जाए ये अगर आपका इंडिया है, ठीक है, तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट। ये हो गया आपका, इधर हो गया ये सतपुड़ा रेंज। इसी के ऊपर यहाँ नर्मदा नदी बहती है और ये होगी नर्मदा नदी। इसके ऊपर जो है आप देखेंगे विंध्याचल रेंज है। ठीक है। तो आप अगर देखते हैं तो कहता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है, तो ये सही है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर स्थित है, तो ये भी सत्य है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, नहीं। दक्षिण में तो आपका श्रीलंका कहें या फिर समंदर है। तो ये तो यही सवाल का गलत आंसर है और यही इस सवाल का आंसर हो गया। और पूर्वी घाट में पूर्वी घाट तो स्थित तो ही है। कह रहा है 9वां सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। आप अगर देखते हैं ईगल और बास्केट, बास्केट आपका संबंध रखता है बास्केटबॉल से। ठीक है। और ईगल जो है, ईगल गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है। तो ना तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ना तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो पूछ भी रहा है कौन सा नहीं है, तो दोनों नहीं है। तो आंसर इसका होगा डी,
9 का डी। अगर इस प्रकार हम देखें, इसकी कुछ खेल और उसके शब्द से संबंधित चर्चा करें तो आप देखेंगे हॉकी में प्रमुख शब्दावली हैं स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, ट्राई, ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडरकटिंग, सेंटर फॉरवर्ड, पुश इन, शूटिंग इत्यादि। और फुटबॉल में अगर देखें तो सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक, थ्रो इन एक्सेट्रा। ठीक है, शतरंज में कुछ शब्दावली देख लेते हैं क्योंकि पूछ सकता है। बिशप, जिसे आप हिंदी में घोड़ा कहते हैं, गैम्बिट हो गया, चेकमेट हो गया, स्टेलमेट हो गया इत्यादि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ने देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें तो भारत की राष्ट्रीय मछली जो है, भारत की राष्ट्रीय मछली गंगा की डॉल्फिन है, जिसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। वहीं टूना फिश दुनिया की समुद्री मछली की सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से खपत की जाने वाली प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन सी धारा नहीं है? तो आप इसका आंसर होगा बेंगवेला जलधारा जो है, ये हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ की है, ये जानना जरूरी है। तो बेंगवेला जलधारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, बेंगोला की जलधारा दक्षिणी गोलार्ध का पश्चिमी पवन प्रवाह धारा है। बेंगोला की जलधारा, कनारी जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक या अंध महासागर की ठंडी जलधारा है। ये गर्म नहीं, ये ठंडी है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। वहीं हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में आपकी अगुहास जलधारा बहती है, मोजाम्बिक जलधारा बहती है और दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा बहती है। ठीक है, ये आप अगर देखें छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंबल परियोजना से संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? चंबल परियोजना, चंबल परियोजना है क्या? पहली बात तो चंबल परियोजना जो है चंबल नदी को किसी दूसरे राज्य में ले जाने की बात हो रही है, जिसमें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने की, शामिल करने की बात चल रही है। इसका आंसर कौन सा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंसर डी हो गया। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाए जाएंगे। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जो है चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण है। वहीं चंबल नदी का प्राचीन नाम जो है चर्मणवती है। क्या है प्राचीन नाम? ठीक है, चर्मणवती। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? जिला की बात हो रही है। आप इसे जो है
देख सकते हैं किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो आंसर है इसका बी, अलीराजपुर। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसकी साक्षरता दर है क्या? इसकी साक्षरता दर 37.22%। और अगर कहें सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, किस जिले की है, तो सर्वाधिक है आपका मिजोरम के शेरछिप। मिजोरम के शेरछिप। इसकी कितनी है? तो 98.97%। वहीं देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है जो 93.91% है। वहीं सबसे कम बिहार राज्य है जो 61.8% है। वहीं सब सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप जो कि 91.85% है। और न्यूनतम है केंद्र शासित प्रदेश जिसका है दादरा नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर मात्र 76.2%। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है किस राज्य में? मयूरभंज स्थित है किस राज्य में? तो मयूरभंज एक जिला है, किस राज्य का है? तो एक ये ओडिशा का जिला है। मयूरभंज ओडिशा में है। वहीं कर्नाटक ये लोह अयस्क है, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें कर्नाटक में जो है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिला है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बेलाडीहा है। और झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। सॉरी, सारे में लोह अयस्क ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? वान सागर जलाशय तो वान सागर है सोन नदी परियोजना जो कि बिहार में है। आप हीराकुंड का देखें तो ये महानदी का है। उड़ीसा में है। भाखड़ा नंगल बांध की बात करें तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, और रिहांद जो है उत्तर प्रदेश में, ये रिहांद नदी पे ही है। इस क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर, ये फिगर वाला है। तो पहली बात तो ये लाइन सब में होगा और ऐसे होगा।
देख सकते हैं इसका आंसर होगा बी। क्योंकि ये सर्कल वाला होगा तो इसमें यही मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें साइन लगाना है, कौन सा साइन यहाँ उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर को ठीक से अगर देखें तो इसका आंसर होगा आपका डी। इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। 16/4 गुना 20 प्लस 82 माइनस 14। इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 और प्लस 82 माइनस 14। 2 162 हो गया। में से 14 घटाएंगे तो 148 आएगा। यही सवाल का आंसर है। अब कह रहा है इसमें 3 क्रमिक छूट है। पहली बात तो इसे हम जोड़ेंगे 9 8 17 3 20 2 2 4 2 6 1 7 मतलब छूट दी जा रही है। तो क्रमिक छूट का हमने कल फार्मूला पढ़ा था। या फिर हमें इसे डायरेक्ट 100 मान के बनाएं। 100 की वैल्यू हो गई आपकी 71। फिर 100 की वैल्यू हो गई, अगर हम 28% की बात करें तो 72। 100 की वैल्यू हो गई हमारी 87। इसको आप गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6, इससे आप गुना करेंगे तो आएगा 444 744। तो कितना घट रहा है आप अगर देखेंगे, इसको घटा कर निकालेंगे तो आएगा 5 5 5 2 5 6। तो इसका आंसर आएगा बी। आप इसे देखेंगे, इसमें आप ठीक से ध्यान से अगर देखें तो जो जो सेंटर में रहता है वो इस साइड आ जा रहा है। ये मान लिया ये सेंटर में है तो ये इस साइड आ जाएगा, यानी या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। अगर आप देखें तो कौन सी संख्या बदल नहीं रही है, पहले हम उसे चेक करेंगे। तो ये तो यहाँ आ गया। अगर आप देखें y बदल नहीं रहा, तो y अगर जो यहाँ था, यहाँ आप अगर देखें तो ये बीच में आ जा रहा है। तो y बीच में आ जा रहा है, तो यही सवाल का आंसर। और हर्ट की बात करें, हर्ट पहले यहाँ था तो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ था, जो यहाँ चीज़ रहती है वो यहाँ नीचे आ जाती है, जो यहाँ चीज़ रहेगी वो ये नीचे आ जाती है। आंसर सही है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अंक लिखे हुए हैं। अब एक के विपरीत बह रहा है, तो हम सबसे पहले एक के विपरीत को देखेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ कॉमन है 3, तो पहले वाले को हम लिखें अगर
3 उसके एंड क्लॉकवाइज अगर जाएं 2 फिर 7, यहाँ हो गया 3 4 5। इस सवाल में सबसे पहले यही ध्यान देना होता है जो एक कॉमन हो रहा है वही इस सवाल का ज़्यादातर आंसर होता है, क्योंकि ये जो नंबर दिया गया है वो इन दोनों में से कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। मान लिया जाए बिंदु ए ये है, यहाँ से दक्षिण किलोमीटर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ जाती है। तो ऊपर जाते दायां इस साइड होता है, लेकिन इस दायां यहाँ इस साइड होगा और फिर 2 किलोमीटर चलती है। चलिए यहाँ 2 किलोमीटर आ गई। एक बार और दायां मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, दायां ऊपर जाएगी और 4 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, 14 किलोमीटर चल जाती है। वहाँ से बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चल जाती है। तीन किलोमीटर चलती है। फिर वह पूरब मिल मुड़ के 7 किलोमीटर चलती है। और बायां मुड़ के वह बी तक पहुँचती है, पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बायां मुड़ती है। कुछ तो गलत हुआ है। एक मिनट, फिर से बनाते हैं इसे। कहता है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चलती है, वहाँ से दाएं मुड़ जाती है और दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वो एक बार और बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ के वह 4 किलोमीटर चलती है। सॉरी, यहीं गलत हो रहा था हम लोग का। यहाँ से बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। अब फिर से दाएं मुड़ेगी तो इस साइड होगी। और 14 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से पूर्व मिलकर 7 किलोमीटर चलती है। और यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। 3 ये हो गया, 4 7 ये हो गया, 2 ये 9 9 हो गया।
यानी एकदम सीधा आ जाएगा इसका 9 किलोमीटर। तो दूरी कितना हुआ? यहाँ तो 7 हो गया, यहाँ हो गया 2, 9 किलोमीटर। आंसर ए 21 का। कहता है एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे अभिमुख हैं। ए दाएं से 16वें स्थान पर है। ए जो है दाएं से 16वें स्थान पर है। बी दाएं से 15वें स्थान पे है। यदि ए और बी स्थान बदल लेते हैं और तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा? ए दाएं से 16वें स्थान पर है, बी दाएं से 15वें स्थान पर है। ए और बी स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान क्या होगा यदि पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं? कोई नहीं, इधर से 15 व्यक्ति हैं तो ए आ जाएगा यहाँ, 15 यहाँ खत्म हो गए तो 5 इस साइड है। पंद्रहवें स्थान पर ए आ जाएगा इस साइड से। 15 ज़्यादा ज़्यादा 6 हो सकता है, यही आंसर है 22 का। हाँ। क्वेश्चन कहता है एम, ये ब्लड रिलेशन का संबंध है। कहता है बी जो है पी टू क्यू, अगर हम पी टू क्यू को देखें तो दो का रिलेशन है कि पति पत्नी का, तो एम जो है पति है, यानी पी जो है पति है क्यू का, क्यू जो है बहन है आर का, और आर जो है बहन है एस की। एस की माँ का पी से क्या संबंध है? इसकी माँ जो होगी वो सास कहलाएगी, क्योंकि इसका हस्बैंड है, बहन का पति है ये, इसकी माँ सास कहलाएगी। दी गए चित्र में कितने वर्ग हैं? आप अगर देखें वर्ग की गिनती कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गया। आप इसे अगर जोड़ लें 7 हो गया। इसमें अगर देखेंगे 7, 1, 2, 3, 4, 7 4 11, एक इसका 12, एक इसका 13, 13 4 17, एक 18, एक 19, 20, 21। एक और कहीं होगा, फिर से देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 वर्ग पूछ रहा है ना। 6 एक 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 एक 16, एक 17, सॉरी 4 2 6, एक 7, एक 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 22 आंसर हो गया।
समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कहाँ से हुआ है। 2 ये हो गया 4 3 4 5 6 7 8 8 4 12 12 4 16। अब हम कलर थोड़ा चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सोलह तो हो गए आपके। 8 4 12 4 16। ये इसका एक अलग से बनेगा। 16 एक 17, इसका एक अलग बनेगा 18, एक 19, एक 20। ठीक। एक 21, एक 22। आंसर। इसका अगला पद कहता है 25 114। आप इसमें अगर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है देखेंगे। 108 का होगा। 8 6 14, 8 4 12, 2 1 1 1 2। ठीक है। इस दोनों के बीच में भी 108 का डिफरेंस है। यहाँ भी 108 है, यहाँ भी 108 होगा। 8 जोड़ेंगे 6 लास्ट में आएगा, यही आंसर है। शर्कराओं के तकनीकी रूप में से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है। जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि इसके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोन में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस कौन सा है? ग्लूकोज के बारे में कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसे हेक्सोस कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार होता है फ्रुक्टोज, ये भी फल शर्करा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। G1 प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन है कोशिका उपापचयी दृष्टि से निष्क्रिय होती है, कोशिका के DNA का प्रतिक्रियन नहीं होता है, यह संश्लेषण की प्रावस्था है, या कोशिका की वृद्धि रुक जाती है। तो इसका आंसर है कोशिका के DNA का प्रतिक्रियतन नहीं होता है, प्रतिक्रियन नहीं होता है। ठीक है। जीवन जीवन अवस्था समसूत्री विभाजन तथा DNA प्रतिक्रियन के माध्यम से अंतरकाल की अवस्था होती है। जीवन अवस्था के दौरान कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है तथा लगातार वृद्धि करती है, परंतु यह DNA का प्रतिक्रियतन नहीं करती। ठीक है। कोशिका विभाजन की अवधि कैसी है, क्या है? तो पूर्व S चरण, जिसे जीवन कहा जाता है, S चरण DNA संश्लेषण की अवधि होती है, जबकि G2 अवधि या पूर्व माइटोटिक अवधि है, और चौथा माइटोटिक अवधि कहलाता है। पूर्व माइटोटिक अवधि और माइटोटिक अवधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अदिश राशि कौन सी है? ठीक है। अदिश और सदिश के बारे में जानते होंगे कि
जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि है। तो ताप एक अदिश राशि है, ताप एक अदिश राशि है। बाकी वेग, विस्थापन और संवेग दोनों तीनों सदिश राशि है, सारे में दिशा होता है। तो सदिश राशि का उदाहरण है बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। वहीं अदिश राशि का उदाहरण है चाल, आवेग, विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स, आयतन, ऊर्जा, कार्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है में दूरियां तय कर रहा है, यह पिंड क्या कहलाएगा? गतिमान पिंड समय के वर्ग टाइम का वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी मतलब क्या, एस का स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। तो ये कौन हो जाएगा? पिंड का त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, या शून्य रहा है, ये नियत रहा है? तो इसका आंसर है बी, नियत रहा है, तभी हो सकता है। सॉरी, एस अनुपात टी स्क्वायर। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान मूलानुपाती सूत्र CH2O है एवं 180 ग्राम है, तो इसका यौगिक आणविक सूत्र क्या हो सकता है, क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, और 2 है तो 1 गुना 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 होता है, प्लस 16, 16 2 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान संख्या 30 हो गया। ठीक है, तो अनुभार आपको दे रखा है 180 ग्राम, द्रव्यमान संख्या हो गया आपका 30 ग्राम पर मोल। तो इसका सूत्र होता है N बराबर अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान भार। तो अनुभार कितना हुआ, 180 बटे 30 बराबर हो गया आपका 6। अब 6 आ गया है, तो और इसका सूत्र होता है N इंटू सूत्र जो है आपका, यानी CH2O, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 6, ये 6 है तो C6H12O6, ये हो गया आपका आंसर सी। कहता है उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl घुला हो, गैस घुली हो। तो HCl का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 18.25। इसको पहले मिटा लेते हैं हम। कहता है HCl कितना दे रखा है, एक मिनट, HCl दे रखा है हमारा 18.25 ग्राम। ठीक है, और विलायक कितना दे रखा है, जल 500।
ग्राम, इसे विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट से कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और HCl का मोल द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का 1HCl, HCl का एक हाइड्रोजन का प्लस 35.5 होता है क्लोरीन का, तो 36.5 हो गया। मोल की संख्या निकालने के लिए, यानी मोललता निकालने के लिए तो फॉर्मूला होगा, पहले मोल निकालेंगे तो m मोल बराबर हो गया आपका m/m, यानी HCl का द्रव्यमान जितना है प्लस मोलर द्रव्यमान ही इतना है। तो आप इसका देख रखे हैं 18 दे रखा है, 18.25/36.5, ये 2 से कट जाएगा, 1/2 आ गया, इसका वैल्यू हो गया 0.5। ठीक है। और ये 500 ग्राम भी है, ये इस 500 ग्राम को किलो में बदलेंगे तो 0.5 ये भी आ जाएगा, और ये भी 0.5 है। इसको डिवाइड करने के बाद निकलेगा 1 मोललता। यही इस सवाल का आंसर है। कहता है दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ अर्जित सक्षम करता है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, ये दिखाइए। तो ये दुकानदार खराब तौल का बात कर रहा है। पहली बात तो दाल का क्रय मूल्य जो है CP और विक्रय मूल्य SP विक्रय मूल्य से 12% कम है, तो 12% इसका मतलब क्या है, ये 100 है तो ये 88 होगा। और 25% लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब ये 100 का दाम ये 125 रुपया लेता है। ठीक है। अगर हम 88 से इसको डिवाइड कर दें और 100 से इसे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना % वो अधिक वजन तौलता है। तो इससे 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 25 पच्चीस 125, 25 चौका 100, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 22 चौका 88। ठीक है। ये इससे डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20 उधर जाएगा, 22 इधर जाएगा, इसका मतलब ये 10% हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, ये 10% आंसर हो जाएगा इसका। 32 का ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, उन तरीकों की संख्या क्या है, ज्ञात करें जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के असहभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। असहभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, अर्थात महत्तम समावर्तक 1 हो। ठीक है। तो 960 को अगर हम मल्टीपल इसको तोड़ें, गुणनखंड करें, तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुना 2 गुना 3 गुना 5 5 15 दूना 15 30 60 120 260 240 400 530 ये हो गया। असाभाज्य संख्या हो गया इसका 15 गुना 64 तो ये हो जाएगा, अगर इसे 30 गुना 32 कर दें और 5 गुना 192 कर दें तो 960 ये आंसर आ जाएगा 4 हो गया। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 960 गुना 1 हो गया। केवल 4 तरीका है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 34 कहता है 4 वर्ष में 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए। 4 वर्ष में इतना हो जाना चाहिए, 10% की बात कर रहा है। तो आप 10% की बात करें तो मान लिया जाए अगर 4 साल की बात है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो 10 हो जाए, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 4 साल है तो 1000 हो गया। इस पे से भी एक 10% लेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 100 100, इसका करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस पे निकालेंगे 100 100 100, 3 बार हो गया और 10 यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 10 हो जाएगा। 3 है तो 10 10 10, इसका 1 निकालेंगे कितना हो गया, 4000, 1 2 3 4 5 6 600 हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 30 हो गया, फिर 1 यहाँ हो गया, यानी 4631 हुआ। 4641 होना चाहिए, यहाँ 4 होगा तो इसका आंसर हो गया यही सी। क्योंकि इसमें अगर 10,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,000, सॉरी 1,46,400, बाद में जोड़ जवा दिया। कहता है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित बहुत अच्छे से आप है भाई। कहता है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, 500 वोट अवैध घोषित हुआ और 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% वोट
ए के पक्ष में वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है? तो अगर आप देखें, मान लिया जाए अगर 100 वोट था, 2% वोट डाला ही नहीं और 43% वोट जो है आपका ए को मिला, ठीक है, और 500 वोट जो है अवैध घोषित हो गया। तो अगर आप देखें, मान लिया जाए कि इसे आप एक्स मान लें, ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि मान लिया जाए 2x प्लस 43x, 500 वोट अवैध घोषित हुआ, 500 वोट इसे माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। 200 वोट अधिक आया है, मतलब अगर 43 वोट इसे आया है तो 4300 माइनस 200 है। फिर से बनाते हैं इसे, घिच पिच हो गया। सौ एक्स वोट माने थे, इसमें 98% वोटों डला। 98 में से 500 वोट निकल गया, और ए को मिला आपको 43x, बी को मिला 43x माइनस 200। अगर हम सब चीज़ को जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 98x माइनस 500 बराबर 43x प्लस 43x माइनस 200। इधर जाएगा 98 में से 88 जाएगा, 86 जाएगा, बचेगा 12x बराबर 300, x बराबर आएगा 25। और x बराबर 25 आ गया तो 98 कह रहा है कितने, तो वोट डले गए वोटों की संख्या बताइए। तो डला कितना, 98 गुना 25, 25 अठी 200, सुना बाकी 20, 25 नमा 225 और 20, 245। आंसर डी। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। रहीम और उसकी पुत्री यानी डॉटर यानी सविता, ये सविता है, इसके 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद सविता की आयु 3 गुनी रहेगी। अब से 7 वर्ष रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुनी रहेगी, यानी ये अगर 1 रही, ये 3 रह जाएगी।
इसको बराबर करने के लिए, डिफरेंस बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस जो है और इसका डिफरेंस जो है इससे इसे डिवाइड गुना कर देते हैं, या फिर हमें बराबर करने के लिए इसे 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। इसका डिफरेंस 1 हो गया, इसका भी डिफरेंस 1 हो गया। 1 की वैल्यू दे रखा है 7, क्योंकि ये 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो कहता है रहीम की वर्तमान एज क्या है। रहीम 5 वर्ष का है, गुना 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। कहता है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग करता है। ये बहुत ही आसान सवाल है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या थी। 22-23 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या थी। तो आंसर है इसका 29 थी। ठीक है, यह आंकड़ा 2019 के अनुसार है। ये सर्वे जो हुआ आंकड़ा 2019 के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तीसरी, ठीक है, तो ये लंबी यांगत्जी है, यांगत्जी। ठीक है, ये चीन महासागर में जाके गिरती है और तिब्बत के पठार से निकल के चीन महासागर में गिरती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिकांग नदी जो है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है। विश्व की सबसे छोटी नदी रो रिवर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना से बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाँ, स्थानांतरी कृषि का नाम और उसके संबंधित राज्य क्या है। ठीक है, तो है झूमिंग या झूम खेती, दहिया, पेड़ा, कुमारी। किस किस राज्य में है इसको मिलाना है। तो आंसर है इसका सी, यानी 1 का 3, बी का 1, पेड़ा जो है दूसरे में, यानी आंध्र प्रदेश में, कुंवारी जो है 4 में हो गया। आंसर डी। झूम की खेती उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, दहिया मध्य प्रदेश में, पेड़ा आंध्र प्रदेश में, कुंवारी पश्चिमी घाट में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम क्या है। तो सही से देखें तो आपका इसका आंसर होगा ए, केरल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लक्षद्वीप आता है, राज्य में मिजोरम आता है, जबकि लक्षद्वीप उससे ज़्यादा है और मिजोरम होगा। ठीक है, केरल का साक्षरता दर जो है 93.91 है। ये केरल का है। लक्षद्वीप का अगर देखें तो 91.55 है। और फिर मिजोरम की बात करें तो ये है 91.33। भारत के संविधान के का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। तो आंसर है इसका अनुच्छेद 324। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। यह संविधान के भाग 5वें भाग 15वें भाग में है, जिसमें
चुनाव संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है। इसकी स्थापना जिसके ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसान के लिए फसल बीमा सेवा प्राप्त उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फसल योजना बीमा योजना की बात कर गई, बीमा की बात कर रहा है। सरकारी योजना जो है इसका आंसर होगा सी 48। ठीक है। अड़तालीस अनुच्छेद कहता है कि राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने और गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं के नस्लों का परीक्षण और सुधार हेतु उसके वध का प्रतिशोध करने के कदम उठाने का निर्देश दिया गया। वहीं 48 का क 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य को निर्देशित करता है कि वह देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वहीं 48 अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा। 45 कहता है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख रेख और शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कहता है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये तो सत्य है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य तो नहीं होता है। उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है, यह भी सत्य है। उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, ये भी सत्य है। जबकि हमें कह रहा है असत्य नहीं है, यानी असत्य है। और लास्ट कहता है उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार है। मतदान ये नहीं कर सकते भाई साहब। ठीक है। महान्यायवादी भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 88 के अनुसार एक संघीय मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? R.K. वेंकटरमण। क्वेश्चन नंबर 45। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वां संविधान संशोधन कानून की किस वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? कौन सा बिल था ये? तो इसका आंसर है डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया। हाँ, कैसा है संविधान हमारा? तो आंसर है समाजवादी। समाजवादी हम देखेंगे हमारे संविधान में वर्णित है, जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। कहता है ABCDEFG अलग अलग लंबाई के हैं। B जो है F से लंबा है, लेकिन A और G दोनों से छोटा है। मान लिया जाए B जो है
किससे लंबा है? एफ से लंबा है। इधर हम लंबे वाले को रखें, लेकिन ए और जी से छोटा है। या तो ए यहाँ होगा, जी यहाँ होगा, या जी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं। ए केवल एक से ही छोटा है। अगर केवल ए एक से ही छोटा है, ए यहाँ होगा, बाकी जी। सी केवल डी से ही लंबा है, तो सी जो है बी सबसे लास्ट में होगा, सी यहाँ होगा। ठीक है। अगर बी की बात करें, यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, जी यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 2 3 3 6 7, यही यही ऑप्शन बनता है। ए बी सी डी ई यहाँ होगा। इनमें कौन जी से लंबा है? जी से लंबा तो आपका सिर्फ ई ही होता है, फिर तो आंसर ए। कहता है 14 फरवरी 2022 को सोमवार था, तो 14 फरवरी 2020 को क्या होगा? तो इसमें से आप देखेंगे तो 20 तो लीपी वर्ष है, यहाँ 2 हो गया, फिर 1 हो गया 21 में, 22 में 1 हो गया, यानी आपको 2 4 दिन घटाना होगा। 4 दिन घटाएंगे सोमवार में तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। शुक्र शनि रवि सोम। सही बात है। इसमें असंगत कौन सा है? एक्स वाई जेड, बीच में एक गैप है, एक गैप है यहाँ भी, यहाँ भी एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है। यहाँ दोनों के बाद डब्लू एक्स वाई जेड 3 का गैप है। डब्लू एक्स वाई क्यू आर एस यू भी, यही आंसर है, सी आंसर हो गया इसका। यहाँ इन दोनों के बीच में 3 का गैप, जबकि यहाँ सब में 2 2 का गैप है। आज भर यहीं रहते हैं, ख़त्म करते हैं, आगे अगले पेज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।